नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मणिदीप अकादमी जमुई के एसएसटी बुक का यूनिट 1 चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एटमॉस्फेयर। आगे हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में समझेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ना शुरू करते हैं। देख लीजिए, क्लास 7 चैप्टर 2 मणिदीप अकादमी जमुई, इसका हम लोग सारी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर जो होता है, ये एक एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर क्या है कि एक ब्लैंकेट ऑफ एयर का एक ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट का मतलब चादर, इस तरह का, ऐसे ब्लैंकेट है। दैट सराउंड्स द अर्थ के चारों तरफ। अगर ये अर्थ है मान लीजिए, तो इस अर्थ के चारों तरफ इस तरह से लेयर्ड है, कवर्ड है, ये ब्लैंकेट है, चादर ओढ़े हुए हैं। इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। सिंपल बात है, सभी समझ में आ गया। और ये जो एटमॉस्फेयर है, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऊपर है, यानी कि ये अर्थ है हमारा, एंड ये जो है ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जिसको एटमॉस्फेयर कह देते हैं। तो ये अर्थ से ऊपर कितना एल्टीट्यूड पे है, 100 या थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स किलोमीटर के आसपास ये अबव है द अर्थ सरफेस। एंड इट हेल्ड इन प्लेस बाय अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि अर्थ का जो फोर्स का ग्रेविटी है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि लगभग ऐसे बोल सकते हैं कि जितना दूर तक आपका अर्थ का लगभग ग्रेविटी को आप फील कर सकते हो, उतना दूर तक आपको क्या मिलेगा, ब्लैंकेट ऑफ एयर। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर में आपको ग्रेविटी फील होगा। सिंपल बात है। तो अब इसको याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे, बस इतना ही कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। बस इतना ही याद रखना है आपको। बस ये याद रखना है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अबव है, और यहाँ पे अर्थ का फोर्स ग्रेविटी क्या होता है, फील होता है, हेल्ड होता है ना। चलो आगे देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जैसे एटमॉस्फेयर तो है, अब उस एटमॉस्फेयर की बात करें तो उस एटमॉस्फेयर में जो है क्या है, एयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है, तो एयर ही होगा। इस एयर में और क्या क्या चीजें मिली हैं, विच मेक्स अप द एटमॉस्फेयर। जो एयर जो कि एटमॉस्फेयर बनाता है, ये मिक्सचर है किस चीज का, एयर, सेवरल गैसेस का। क्या है, सेवरल गैसेस, यानी कई सारे गैसेस का मिक्सचर है। उसमें से देखिए कुछ नाइट्रोजन हो गया, लगभग 78% के आसपास नाइट्रोजन है एयर में, एंड ऑक्सीजन हो गया आपका, ऑक्सीजन 21% के आसपास हो गया। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये टोटल जितना एटमॉस्फेयर है हमारे, उसके हिसाब से बात हो रहा है कि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। ये वेरी करते रहता है, कहीं पे ज्यादा नाइट्रोजन, कहीं पे कम, थोड़ा बहुत ये हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी लगभग हमारे जो एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर में है 0.03%। याद रखिएगा, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड रिमेनिंग जो अदर गैसेस है 0.97% इंक्लूड्स द कंस्टिट्यूएंट सच एज द आर्गन हो गया, ओजोन हो गया, और वाटर वेपर हो गया। ये सारे के सारे गैसेस जो हैं हमारे एयर में कंपोजिशन से होता है। गैसें का नाम बताएं तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन हो गया, ओजोन हो गया, वाटर लेयर्ड होगा, वाटर वेपर हो गया, ये सब चीजें हो गया। तो ये कंपोजिशन है किस चीज का, एटमॉस्फेयर में जो एयर का कॉम्बिनेशन है, तो वो एयर इसी सभी चीजों से मिलके बना है। और थोड़ा बहुत सम डस्ट है, तो डस्ट क्या एयर में काउंट होता है, नहीं, डस्ट अलग होता है। सम डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, है, धूलकण तो है, ये बात तो जानते हैं। ऑल्दो द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, गैसेस तो है, ये तो बात, ये सब जो हवाएं हैं,
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब क्या है, गैसेस ही है। इन द एटमॉस्फेयर आर यूज्ड अप इन सर्टेन प्रोसेसेस एंड दे आर आल्सो रिलीज्ड बैक इन द एटमॉस्फेयर इन अदर प्रोसेसेस, है ना। एंड दस द कंपोजिशन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स वेरी कांस्टेंट। क्या मतलब इसका, तो जितना भी गैसेस है यहाँ पे सर्टेन कुछ प्रोसेसेस करते हैं गैस, जैसे कि ऑक्सीजन अगर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में है तो ऑक्सीजन हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमारे जो ब्लड सेल में जाके मतलब ब्लड्स में मिल करके वो एक प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस को करने में वो ऑक्सीजन का क्या होता है, कंजप्शन होता है। जैसे ही कंजप्शन होता है वहां तक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग नोज के थ्रू निकालते हैं। एंड जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसको पेड़ लेता है अपने पास और उसको फोटोसिंथेसिस करके फिर वापस क्या करता है, उसको फिर से ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ये सर्टेन जो प्रोसेसेस होते रहते हैं, जैसे कहीं पे अगर फायर लगाना होगा आपको तो आपको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। तो ये सर्टेन प्रोसेसेस जो है ये गैसेस का होता है, सर्टेन प्रोसेस। ये कंपोजिशन जो ये जो लेयर्ड जैसे एटमॉस्फेयर है तो इसका जो लोअर पार्ट है, लोअर नीचे का पार्ट है, तो वहां पे जो एयर का कंपोजिशन होगा ना वो बहुत ही कम होगा और ये फेयरली कांस्टेंट होगा। ये लगभग सभी जगह पे बराबर ही होगा। नीचे में 78 ये जो भी इतना परसेंटेज आप देख रहे हो इस सब का सब क्या होगा, इक्वल ही होगा, है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्टेन प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो कैसे होते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन कन्वर्ट कैसे होता है, तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन अलग होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन तो सभी में मिक्सिंग है। और ये नाइट्रोजन अलग कैसे होते हैं, तो लाइटनिंग के थ्रू अलग हो सकते हैं या फिर सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये अलग होते हैं। यानी जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है उससे नाइट्रोजन कैसे अलग होता है, तो पहला तो आंसर हो जाएगा उसका लाइटनिंग के थ्रू, और दूसरा सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस बैक्टीरियास, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के नीचे में होता है, वो उसको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स बैक्टीरियास। तो वो जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है और जो कि सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकता है या रूट ऑफ द सम प्लांट्स, उसके रूट में भी प्लांट्स हो सकते हैं। तो ये यहां से दो जगह से, एक तो आप लाइटनिंग से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का चेंजेस होता है, कन्वर्ट्स होता है नाइट्रोजन, और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू। तो ये दोनों प्रोसेसेस आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स को, यानी जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में है उस नेचुरली नाइट्रोजन कंपाउंड्स को प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट देम टू द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पेड़ पौधे प्रोटीन्स में। और प्रोटीन्स क्या करता है, एनिमल टेक करता है, एनिमल टेक इन प्रोटीन्स बाय ईटिंग प्लांट्स। जब एनिमल्स उस प्रोटीन को ईट करता है, उस प्रोटीन को जब ईट करता है एनिमल्स, देन अदर एनिमल्स, तो नाइट्रोजन रिटर्न्स हो जाता है, रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर। अब वो खाया, वेस्ट उसको किया, और फिर बाद में जब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है एनिमल्स, तो वही हमारा उससे क्या निकल जाता है, नाइट्रोजन निकल जाता है। व्हेन डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया act on animal based and dead bodies of the plants and animals। ये समझ रहे हैं, डेनिफाइंग का मतलब क्या, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है या उसको एकदम पूरी तरह से पचा देता है बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया के एक्ट से जो एनिमल बेस्ड होता है उस पर लग जाता है। देखना ना कैसे आज गाय कहीं पे डंक देती है तो वो कुछ दिन बाद देखोगे तो मिट्टी बन जाता है। तो कैसे हो रहा है, ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। और ये क्या हो रहा है वहां पे प्रोसेसेस पता चल रहा है ना कि क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है यहाँ पे भी काम कर रहा है, प्लांट्स में भी काम कर रहा है,
और एनिमल के थ्रू जो डंक निकाला जाता है उसमें भी काम कर रहा है, तो कई सारे जगह पे काम कर जाते हैं। अगला देखोगे, अब ऑक्सीजन का, अब तो पता चल गया नाइट्रोजन का, अब ऑक्सीजन का देखोगे। ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन प्रोसेसेस लाइक द रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऑक्सीजन का सबसे पहला जो यूज है, ऑक्सीजन का जो सबसे पहला यूज है, क्या यूज है? द रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ये ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। दूसरा, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी फ्यूल्स को जलने में मदद करता है। और तीसरा क्या काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, द डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकेइंग में हेल्प करता है। जो चीजें गल सकती है, सड़ सकती है, उसको ये क्या कर सकता है, उसको हेल्प करता है ऑक्सीजन। तो तीन काम है ऑक्सीजन का यूज के। पहला, रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स को सांस, जैसे हमको सांस देना, गाय, बैल, पशु, जितना भी तरह का सब जीवों को क्या करता है, ये रेस्पिरेशन कराता है। दूसरा है बर्निंग फ्यूल्स, जब भी आग लगाते हैं तो ऑक्सीजन का जरूरत होता है। एंड द डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग, और जैसे सब्जी का कुछ चीजें बचा हुआ, आलू का छिलका, और भी तरह तरह के, जैसे टमाटर का जो ऊपरी का कवर है, तरबूज खाते हैं तो उसका जो ऊपरी लेयर है, वो सब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स है। तो उसको डिकेइंग करने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। इट इज रिप्लेस्ड बाय द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स। और ऑक्सीजन रिप्लेस्ड कहां से होता है, ऑक्सीजन आता कहां से, तो आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट से आता है। किस प्रोसेस से आता है, आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस से आता है। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस पेड़ and replaced by the carbon dioxide released by the respiration of organisms, burning of fuels। समझ रहे? पेड़ ऑक्सीजन देता है फोटोसिंथेसिस से, तो कार्बन डाइऑक्साइड टैक करता है, यूज करता है। वो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहां से आता है, ऑक्सीजन कहां से आता है, समझ में आ गया। ऑक्सीजन का यूज क्या है, समझ में आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए यूज है, पेड़ पौधे के लिए। लेकिन ये आता कहां है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो टेक करता है ऑक्सीजन को, और जो आउट करता है वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग होगा तब भी वहां पे उसका जरूरत पड़ेगा, है ना। फॉसिल फ्यूल्स का जरूरत पड़ेगा तो वहां पे भी आपको जरूरत पड़ सकता है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स का जलना, द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, ये भी जब सड़ता गलता है तो उसमें भी कुछ गैसेस निकलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है। एंड दस द नेचर हैज वेज टू मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। आप समझते हैं कि नेचर एक अपने आप को इस तरह से बना के रखे हैं कि सब कुछ बैलेंस में होता है, कुछ भी ज्यादा नहीं, कुछ भी कम नहीं, एक बैलेंस के साथ काम होता है। सोच सकते हैं कितना खूबसूरत है हमारा नेचर। So, however, human activities are disturbing this balance by polluting air। अब सोच लीजिए, नेचर हमारा कितना अच्छा पीस बना के रखा है, दोनों के बीच एक कोएग्जिस्टेंस बना के रखा है कि ऑक्सीजन भी होगा और CO2 भी होगा। दोनों को किस तरह के कॉम्बिनेशंस के साथ रखा है ताकि एक भी ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि उसमें से खराब गैसेस जो हैं वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो पेड़ उसको अपने पास लेके उसको प्रोसेसेस करके उससे अपना एनर्जी बना लेता है, और जो बाकी जो बेस मटेरियल्स होते हैं उसको बाहर ऑक्सीजन के रूप में छोड़ देते हैं, तो हम लोग रहते हैं। लेकिन जैसे ही जब से, हालांकि ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस बाय पोल्यूटिंग एयर, पोल्यूटिंग को एयर करके जो है हम लोग प्रकृति के घर को नष्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, पोल्यूटिंग एयर्स पे। किसी पढ़ने से काम थोड़ी होगा, पढ़ के उसको अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए, अब ये जो पोल्यूटिंग एयर है ये एग्जैक्टली क्या है, तो आप जानते हैं क्या है ये एग्जैक्टली। अब देखेंगे ये क्या है एग्जैक्टली। देखिए यहां पे क्या है, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन एनी डेफिनेशन देखेंगे, एनी अनडिजायरेबल चेंजेस इन द
कंपोजिशन ऑफ एयर इज नोन एज द एयर पोल्यूशन। समझ में आया क्या? जो हम बताया कि कंपोजिशन ऑफ एयर जो है वही एटमॉस्फेयर है, अगर उसी में अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, ये इंक्रीज होकर 5% हो जाए तो अनडिजायरेबल है कि नहीं? जो पहले से था वो नेचुरली था, अब ये जो एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा है, तो जब बढ़ा है तो एयर में जो एयर का जो कंपोजिशन उसमें अनवांटेड चेंज आया या अनडिजायरेबल चेंज आया, तो उसी अनडिजायरेबल चेंज को क्या कहते हैं हम लोग? एयर पोल्यूशन। क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन। Thus, this may happens if the processes regulating the compositions of air and the disturbed or if harmful substances are added to the air। ये कब होता है? जब एयर को डिस्टर्ब किया जाता है और या तो ये इसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है। सब्सटेंसेस क्या होता है? सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशंस दैट आर पोल्यूटेंट्स। ऐसा सब्सटेंस जो पोल्यूशन को फैलाते हैं उसको पोल्यूटेंट्स कहते हैं। पोल्यूटेंट्स कहते हैं। यानी जैसे कि आग वगैरह लगता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो जो आग लगाने के काम है यानी जो एनर्जी जलाने के काम है वो आपका क्या कहलाएगा? पोल्यूटेंट्स। यानी जो एग्जैक्टली इस डिस्टर्बिंग के लिए जिम्मेदार है उसको पोल्यूटेंट्स कहेंगे, एयर पोल्यूटेंट्स। ओके, बात समझ में आई? चलिए आगे का बात है कि इन सिटीज की बात करें एंड इंडस्ट्रीज एरियाज, ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज आर द चीप पोल्यूटिंग एजेंट्स। एजेंट्स का मतलब ये लोग पोल्यूटेंट्स को क्या करते हैं? बाहर करते हैं, है ना? ये बाहर करते हैं, पोल्यूटिंग एजेंट्स। सिटीज बहुत सारा कचरा रहता है, आप देख सकते हैं भारत के सिटी तो एक नंबर का कचरा फैलाने में, क्योंकि यहाँ पे सिविक सेंस है ही नहीं आदमी के पास, और सिविक सेंस का प्रयोग अगर नहीं करेगा तो हमारा सिटी कैसे बेहतर हो सकता है? इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसमें कोई वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रॉइंग करने का कोई प्लानिंग नहीं होता है, तो उसके लिए भी इंडस्ट्रियल एरिया भी जिम्मेदार हो जाएगा। ऑटोमोबाइल जैसे कचरा वगैरह, गाड़ी बनना या फिर उसमें पेट्रोल जलना, तो ये सब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? और फैक्ट्रीज में कई आग जला के काम किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है। ये सब चीप पोल्यूटिंग है एजेंट्स, एंड दे एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस सच दैट द कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो 3-4 गैसेस हैं, आप देख सकते हैं। दे आल्सो एमिट सॉलिड पोल्यूटेंट्स। ये सॉलिड पोल्यूटेंट्स भी एमिट करते हैं, जैसे कि अनबर्न्ड कार्बन, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स के फॉर्म में फ्यूल्स जो है, फ्यूल्स को जलाते हैं जब, तो ये अनवांटेड या अनबर्न्ड जो कार्बन रहता है वो भी रिलीज हो जाता है। एंड सम ऑफ द इमिटेड सब्सटेंसेस such the carbon monoxide, sulfur dioxide and compounds of poisonous metals like lead। जैसे ही हम लोग पेट्रोल जलाते हैं तो उस पेट्रोल में आपको क्या मिलेगा? क्या हो गया? एक सेकेंड, चलिए तो देखेंगे यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया एंड कंपाउंड्स ऑफ पॉइजनस मेटल्स लाइक, इसमें लेड को भी ये प्रोवाइड करते हैं। अब लेड एग्जैक्टली क्या है? तो जब पेट्रोल गाड़ी में जलता है तो वहां से लेड निकलता है ना? वहां से क्या निकलता है? लेड निकलता है। अरे क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया? चलो हो गया, अब ठीक हो गया। दस यहाँ पे देख सकते हो कि नेचुरल एजेंट्स में आल्सो कॉज पोल्यूशन। कुछ नेचुरली
उस एयर को पॉल्यूशन देते हैं। जैसे कि वैल्केनिक इरप्शन जब होता है तो वहां से भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और अदर टाइप्स ऑफ गैसेस निकलते हैं, सल्फर निकलता है, तो वहां से भी क्या होता है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट निकलता है, आस निकलता है, पॉइजनस गैसेस निकलता है, और ये जाके फिर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूट कर देते हैं। तो कुछ नेचुरल एजेंट्स भी है, लेकिन नेचुरल एजेंट्स उतना थोड़ी इफेक्ट कर सकते हैं, वो अपना बैलेंस के लिए नेचुरली बना लेते हैं, उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं। चलो अब आई होप कि इतना सारा चीज समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए पहला बात है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशंस, कंपोजिशन के बेस पे टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, या तो कंपोजिशन जो एयर का है, टेम्परेचर कैसा है और प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो एटमॉस्फेयर में बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। इस हिसाब से यानी कंपोजिशन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। And starting from the bottoms, the layers are called troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere। तो स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। However, हालांकि the boundaries between these layers are neither fixed nor well defined। इन सभी लेयर्स के बीच में जो बाउंड्रीज है, जैसे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्रीज हैं, वो एक फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है, कोई एक बस ऐसा माना हुआ है कि हाँ इतना तक लगभग है। एंड द लेयर्स ओवरलैप्स, और लेयर इसको ओवरलैप भी कर सकते हैं, एंड वेरी इन थिकनेस, और ये काफी मोटा में होते हैं, ऐसा नहीं कि थिकनेस बहुत ज्यादा मोटा होते हैं, ये थिकनेस होते हैं। तो आई आपके इतना समझ में। आगे का हम लोग देखेंगे, ये देखिए लेयर्स की बात कर रहे हैं, देख लीजिए यहां पे देखिएगा, सबसे पहले क्या है, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, ये 5 लेयर है। तो पहला लेयर कितना से कितना तक है, तो 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक जो है, या 0 से लेकर 18 या 0 से लेकर 8 किलोमीटर तक के बीच का जो है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है इक्वेटर पर। दूसरा है 8 से लेकर 50 किलोमीटर तक या 18 से 50 किलोमीटर तक जो है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। प्लेन जो है इसी में चलता है स्ट्रेटोस्फेयर में। अगला है 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक, इसमें मेट्रोर्स गिरते हैं। मेट्रोर्स का मतलब जो यूनिवर्स से कई सारा छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा होता है, बहुत मतलब हम लोग के लिए तो बड़ा ही होता है, यूनिवर्स के लिए तो छोटा ही होता है। तो जो छोटा छोटा मेट्रोर्स गिरते हैं वो सब इसी में जल के मेसोस्फीयर में खत्म हो जाते हैं, हालांकि थर्मोस्फीयर में आते आते जल के खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। उसके बाद देखिए ओजोनो लेयर, ओजोन लेयर कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर कि सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर। तो ओजोन लेयर जो है हमारा क्या है, 18 किलोमीटर से अबव है और लगभग 50 किलोमीटर तक ये हमारा ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर के बाद 50 किलोमीटर से लेकर के थाउजेंड्स किलोमीटर तक ये जो आइनोस्फीयर है। इसी आइनोस्फीयर में 3 चीज आता है, मेसोस्फीयर आता है, थर्मोस्फीयर आता है और एक्सोस्फीयर आता है। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, और ये यहाँ पे देखिए सैटेलाइट वगैरह किस स्फीयर में होता है, तो एक्सोस्फीयर में सैटेलाइट होता है। इतना बात आप समझ गए होंगे। चलिए ये लिखा हुआ है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एक एक करके सभी को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इसको।
ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर क्या है एग्जैक्टली? ट्रोपोस्फियर अभी बता चुके हैं ट्रोपोस्फियर क्या है। इज द लोएस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द ट्रोपोस्फियर। समझ में आ गया कि सबसे नीचे में है और सबसे घना है। अबाउट 3/4 of the mass of the atmosphere is concentrated with these layers। यानी जितना हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है हमारे शरीर पे, उसमें से 3/4 यहीं से पड़ता है, इसी में सबसे घना है, जहां पे घना सबसे ज्यादा वहीं पे। एंड द एक्सटेंट ऑफ द लेयर एग्जिस्ट of the layers about 80 किलोमीटर above at the equator, बट अगर बात करें पोल्स पे, दोनों पोल्स पे, तो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है। एंड द ट्रोपोस्फेयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, ट्रोपोस्फेयर एक ब्लैंकेट के जैसा, कंबल के जैसा काम करता है। इट प्रिवेंट्स डे फ्रॉम बिकमिंग वेरी हॉट एंड नाइट्स फ्रॉम बिकमिंग वेरी कोल्ड। ये क्या करता है? बहुत ठंडा होने से बचाता है और बहुत गर्मी होने से बचाता है, दोनों से बचाता है। विद इन द ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी मूव अप। जैसे ही ट्रोपोस्फेयर में हम लोग मूवमेंट करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, तो हमारा जो टेम्परेचर होगा क्या होगा? डिक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर्स, क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर फाउंड इन दिस लेयर। तो क्या क्या होगा? वाटर वेपर इसमें पाया जाता है, क्लाउड्स बादल होते हैं, डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल, सब कुछ इसमें पाया जाता है। एंड द ट्रोपोस्फेयर गेट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ट्रोपोस्फेयर, ये जो ग्रीक वर्ड्स लिए गए, और ट्रोपोस का मतलब क्या होता है? टर्निंग। ट्रोपोस का मतलब टर्निंग। दिस इज बिकॉज ऑल द वेदर चेंजेस दैट बी एक्सपीरियंस टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर। यानी जितना भी प्रकार का वेदर चेंजेस होता है वो सब का सब इसी में एक्सपीरियंस होता है। एंड द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज मार्क्ड बाय द ट्रोपोस, है ना, ट्रोपोपॉस। ट्रोपोपॉस एक अपर लिमिट है ट्रोपोस्फियर का, ठीक है, उसको बोलते हैं, मार्क्ड किया गया। एंड बेयर द जनरल डिक्रीज इन टेम्परेचर आर विथ एल्टीट्यूड स्टॉप्स। जैसे जैसे ये जो ट्रोपोपॉज है, ये जो ट्रोपोपॉज आपको दिखने को मिलेगा, ट्रोपोपॉज दिखने को मिलेगा, यहां पे देखेंगे, ये जो ट्रोपोपॉज है, ये ट्रोपोपॉज के रुकने के बाद हमारा जो टेम्परेचर डिक्रीज होना है वो भी क्या हो जाता है? अल्टीट्यूड्स के हिसाब से टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ठीक है। आई होप समझ गया। अब आगे का बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में आप सिंपल जानते हैं, द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जो सबसे लोएस्ट पार्ट है, एंड एक्सटेंड अबाउट द 50 किलोमीटर अबव, उससे 50 किलोमीटर अर्थ सरफेस से आपको देखने को मिला, अबाउट द इतना किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज नॉन, अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज नॉन। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम से जानते हैं, वो चीज को सीखेंगे अभी। चलिए, तो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बात कर रहे थे। चलिए अब आ गया एज द ओजोनोस्फेयर, यानी जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, पहला ट्रेटोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसी को ओजोनोस्फेयर कहते हैं। ओजोनोस्फेयर क्या बोलते हैं? ओजोनोस्फेयर, है ना। इट हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन्स, यहीं पे ओजोन्स पाया जाता है सेकेंडरी लेयर में। इन द एटमॉस्फेयर ओजोन्स protects us by absorbing the harmful ultraviolet rays of the suns। तो जो सन से रेज आती है, जो सन से रेडिएशंस आती है हमारे पास, वो सारे के सारे को नलिफाइंग कौन कर देता है, या उसको एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? ओजोन लेयर्स, है ना। द ओजोनोस्फेयर becomes quite warm by absorbing these rays।
और जैसे ही ओजोनोस्फीयर इस रेज को अपने में एब्जॉर्ब करता है, सन के रेडिएशन को अपने में एब्जॉर्ब करता है, तो उस ऑब्जर्व रेडिएशन से इसका जो हीट अप होता है वो क्या होता है, ओजोन का बढ़ जाता है हीट अप। आई होप कि इतना समझ गए। आगे है मेसोस्फीयर, ये बीच का पोर्शन होता है। एंड द मेसोस्फीयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट बाद कौन होता है, मेसोस्फीयर। और मेसोस्फीयर जो है 80 किलोमीटर अबव होता है अर्थ सरफेस से। ये सबका सब अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, ऐसा मत बोलना कि स्ट्रेटोस्फीयर से 80 किलोमीटर ऊपर, नहीं, ये अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर, सबका बात वैसे ही होगा। तो मेसोस्फीयर 80 किलोमीटर से अबव होता है ना, यानी 50 से आसपास के बीच में। स्ट्रेटोस्फीयर 50 तक होता है, 50 के बाद ऊपर मेसोस्फीयर होता है, वो 80 किलोमीटर। इन दिस लेयर, इस लेयर में क्या होता है, द टेम्परेचर डिक्रीज। अभी बता कि पहला में डिक्रीज हुआ, दूसरा में देखो ओजोनोस्फीयर में इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, अब यहाँ पे फिर से डिक्रीज होना शुरू हो गया। डिक्रीज विद एल्टीट्यूड्स एंड फॉल्स एज ए लॉ 85 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या होता है, कम हो जाते हैं। एंड मेटियोर्स एंटरिंग द एटमॉस्फेयर यूजुअली बर्न अप इन द मेसोस्फीयर। जब मेटियोर्स हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो कंप्लीटली जाके मेसोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं, पूरी तरह से पत्थर का पत्थर जल जाता है। सोच लीजिए कैसे। तो आपको -85 डिग्री सेल्सियस इस मेसोस्फीयर में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि जो, ठीक है, आई होप समझ गए। चलिए अब आगे बात करते हैं। थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर दोनों एक साथ कर लेंगे। चलो दोनों एक साथ कर लेंगे, दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो थर्मोस्फीयर क्या है और एक्सोस्फीयर क्या। एक्सोस्फीयर आप जानते हैं सबसे बाहर वाला एरिया, इसी में आपका अबव द मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर से अबव ये लगभग 450 किलोमीटर के हाइट पे होता है थर्मोस्फीयर। ये अर्थ के सरफेस से होता है, सारा कुछ अर्थ के सरफेस से ही होगा। एंड द टेम्परेचर राइज, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है अबव द अर्थ सरफेस एंड रैपिडली विद द एल्टीट्यूड्स ऑफ द एयर। एल्टीट्यूड्स के साथ ये टेम्परेचर क्या होता है, जल्दी जल्दी से राइज होता है। टेम्परेचर राइज रैपिडली विद द एल्टीट्यूड्स इन दिस लेयर। तो थर्मोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर नाम ही है थर्मोस्फीयर, इसमें भी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एक्सोस्फीयर। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये जो सबसे आउटर पार्ट है उसको बोलते हैं। द अपर रीचेज ऑफ दिस लेयर मर्ज विथ आउटर स्पेस। और ये जो एक्सोस्फीयर है, इसका जो आउटर पार्ट्स है, यानी 1000 किलोमीटर के ऊपर वाला, ये आउटर स्पेस का नाम होता है। एंड द टेम्परेचर इन द एक्सोस्फीयर इज वेरी हाई। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है एक्सोस्फीयर में, वेरी हाई टेम्परेचर होता है। एंड देयर इज अ लेयर इन एटमॉस्फेयर इन विच द molecules of the atmospheric gases are broken into the charged particles called ions। अब देखिए क्या होता है, ये लेयर का एक खासियत है, जैसे कि मेसोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर का एक खासियत है कि उसमें एक लेयर होता था जो कि ओजोन परत होता था, ओजोन लेयर्स। इसमें क्या होता है कि एक जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, एटमॉस्फेरिक में मॉलिक्यूल्स है कई सारे एटम्स का, उसमें जो एटमॉस्फेरिक गैसेस आर ब्रोकन इनटू द चार्ज्ड, जैसे प्लस माइनस उस तरह के चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं पार्टिकल्स, उसको आयंस कहते हैं। सो दिस लेयर्स इज कॉल्ड द आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस, मान लो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब है मान लो। तो ये जो गैसेस है बस ये कम अमाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है, एटमॉस्फेयर है तो उसमें तो है ही। तो ये सब क्या होता है, गैसेस इतना हीट होता है, इतना हीट होता है, ये सब ब्रेक हो जाता है, ये भी पूरा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होके प्लस बना देता है, माइनस बना देता है, प्लस बना देता है, माइनस बना देता है, प्लस बना देता है, माइनस बना, यही चार्ज आ जाता है इसी पे। किस पे, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो मेटल्स जो हमारे गैसेस होते हैं, उस पे आयंस आ जाते हैं। आयंस इसको बोलते हैं प्लस हो जाना या माइनस हो जाना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक दिखने जाना।
तो उसको बोलते हैं आयंस हो जाना। तो यही इसीलिए इसको आयनोस्फीयर कहा जाता है। एंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ द सेंड्स बैक रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स को क्या करते हैं, यही ये जो आपको दिख रहा है प्लस आयंस जो होता है रेडियो वेव्स को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस एंड दस हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमीटर, जो कि रेडियो ट्रांसमीटर का हेल्प करता है। द आयनोस्फीयर स्टार्ट एट द 50 किलोमीटर एंड एक्सटेंड टू लगभग 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के लगभग 50 किलोमीटर से ऐसा शुरू होता है, लगभग 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक वहां पे आपका एक्सोस्फीयर जाता है। आप जानते हैं कि सैटेलाइट वगैरह इसी में एक्सोस्फीयर में ही आपको एग्जिस्ट करता है। चलिए इतना सारा आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखिए सबसे पहले वेदर क्या है एंड क्लाइमेट चेंज क्या है। सबसे पहले द टर्म वेदर मीन्स द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी स्थिति एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक ऐसे पर्टिकुलर स्थान पे कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो देख ले कि एक ऐसा स्टेट एटमॉस्फेयर का जो पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या होता है, चेंज हो सकता है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेदर एलिमेंट्स सच एज द टेम्परेचर, और वेदर का जो एलिमेंट्स है, वेदर का जो तत्व है वो कौन कौन सा है, टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, विंड्स है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउड्स कवर है और रेनफॉल है। ये सब जो है वेदर के चीज हैं, वेदर के एलिमेंट्स हैं। अगर वेदर कहीं पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेदर चेंज हो रहा है, कहीं पे रेनफॉल हो रहा है तो वेदर चेंज हो रहा है, कहीं पे बहुत सारे बादल छाए हुए हैं तब भी आपका वेदर चेंज हो रहा है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जैसे ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी एग्जैक्टली जो एयर में वाटर का अवेलेबिलिटी कितना है, यानी उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी अगर चेंज हो रहा है वहां पे भी वेदर चेंज हो रहा है। तो वेदर एक क्षणिक है, छोटा है, वेदर एक छोटा है, एकदम लोअर है, और ये बार बार चेंज होता रहता है डे टू डे। 1 मिनट में भी चेंज हो सकता है वेदर, है ना, तुरंत बारिश हुआ वेदर चेंज। एंड वी यूजली गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर्स फ्रॉम वेदर रिपोर्ट्स। वेदर रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है कि पूर्वानुमान लगाना बारिश का, ये सब चीजें इसको फोरकास्ट बोलते हैं। चलो आगे। एंड पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, जब देखोगे वहां पे ब्रॉडकास्ट रेडियो के ऊपर आता है, टेलीविजन पे आता है, तो वहां पे देखोगे तो आपको ये सब चीज वेदर के बारे में पता चलेगा। एंड वेदर टोरेकास्ट, वेदर टोरकास्ट are particularly helpful as they warn up in advance about the approaching storms and heavy rains। ये क्या करता है, टोरकास्ट, टोरकास्ट क्या होता है, पहले ही अनुमान लगा देते हैं हेल्पफुली कि कहाँ पे ज्यादा स्टॉर्म्स आने वाले हैं, कहाँ पे हैवीली रेन्स होने वाले हैं, ये सब चीजें पता कर लेते हैं। टोरकास्ट उसको बोलते हैं, वेदर टोरकास्ट उसको क्या बोलते हैं, वेदर टोरकास्ट। एक होता है वेदर फोरकास्ट, सॉरी वेदर टोरकास्ट नहीं है, वेदर फोरकास्ट ही होना चाहिए, हाँ ठीक है, वेदर फोरकास्ट। तो वेदर फोरकास्ट क्या करते हैं, इस सब चीज का अनुमान पहले ही लगा लेते हैं, टोरकास्ट नहीं, सॉरी, एडवांस अप्रोचिंग स्टॉर्म्स, हैवी रेन्स, एंड दिस इनेबल्स अस टू particulars and the climate of the place is averaging weather of the place. In other words, climate is regular patterns weather conditions at the place of the period's time. Let's know about the some elements the determines weather and climate. तो ये पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम पे ये हमेशा होते रहता है, ये हमेशा चेंजेस होता है, यानी वेदर जो है ऑलवेज चेंजेबल है ना। वेदर क्या है, ऑलवेज चेंजेबल है, वेदर ऑलवेज चेंजेबल है, ओके, वेदर ऑलवेज चेंजेबल है। अब वेदर का जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, शुरुआत में आप पढ़ चुके हैं वेदर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले पढ़े थे एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर कैसे वेदर को जस्टिफाई करते हैं, है ना, चलिए देखते हैं ये क्या करते हैं।
अच्छा एक चीज तो बताना भूल ही गए क्लाइमेट के बारे में। एक सेकेंड, सॉरी, क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, अभी हम बेहतर समझाएं, क्लाइमेट नहीं। चलिए देखिए क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट कहाँ पे, ठीक है, दिस एनेबल्स टू टेक प्रिकॉशंस, और ये जब वेदर फोरकास्ट होता है तो वहां पे आप सब कुछ हैवीली रेन होगा क्या होगा नहीं वो सब बता दिया जाता है, उसके हिसाब से हम लोग प्रिकॉशंस ले लेते हैं। प्रिकॉशंस का मतलब सिंपली तैयारी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्लाइमेट क्या है, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एवरेज वेदर ऑफ द प्लेस, यानी कि 2 साल में, 3 साल में, या 5 साल में, या 20 साल में उस पर्टिकुलर प्लेस पे कैसा वेदर कंडीशंस रहा है उसका एवरेज कैलकुलेशन किया जाता है। उसी एवरेज कैलकुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि क्लाइमेट इज द रेगुलर पैटर्न्स ऑफ द वेदर कंडीशंस एट द प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब है कि एक ऐसा वेदर कंडीशन, जैसे हम लोग का गर्मी पड़ेगा ही, टेम्परेचर पड़ेगा ही, तो इसको हम लोग क्लाइमेट बोल देते हैं। हम लोग का क्लाइमेट कैसा है, तो गर्मी पड़ना, ठंडा आना, बारिश होना, ये सब का सब क्या है, क्लाइमेट है। और ये क्लाइमेट आपको देखने, क्लाइमेट का मतलब क्या है, वो लंबे टाइम तक इसी वेदर का जो पैटर्न है वो फिक्स्ड हो जाए कि अब ऐसा ही होगा। तो जब ऐसा ही होगा उस चेंजेस को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। और जब क्लाइमेट में भी चेंज होना शुरू हो जाए, जैसे अभी बहुत फेमस टर्म है क्लाइमेट चेंज, तो क्या हो रहा है कि उस वेदर के कंडीशंस में जो पहले से चला आ रहा था, ठंडा, बारिश, तो वो वेदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है धीरे धीरे। कभी जहां पे बारिश नहीं हो रहा है वहां पे खूब ज्यादा बारिश करा रहा है, जहां पे सूखा पड़ रहा है वहां पे खूब बारिश करा रहा है। तो एक क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, क्योंकि वहां पे हमेशा सूखा पड़ता था, आज बारिश अगर हो रहा है तो क्या क्लाइमेट में चेंज नहीं है, तो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट में जैसे ही चेंज होगा तो उसको क्लाइमेट चेंज देते हैं। इससे लड़ने के लिए कई सारे वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को मिलकर काम करना चाहिए। Let's learn about some of the elements that determines weather and climate change. I hope कि ये सब समझ गए होंगे weather and climates। अब देखना है कि ये इसका जो ये आपका एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या क्या, एयर टेम्परेचर कैसे काम करेगा। सबसे पहले देखेंगे एयर टेम्परेचर, इसका क्या है, एलिमेंट्स हैं। द सन इज द चीप सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, आप जानते हैं इस बात को, बताने की जरूरत नहीं है। फॉर द अर्थ के लिए सन ही सब कुछ है। इट रेडिएट्स का मतलब वहां से रेडिएट्स करते हैं या सेंड करते हैं, सेंड आउट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में। जैसे ये मान लो सन है, तो सन ऐसे 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 करके बर्न कर रहा है, तो ये सभी डायरेक्शन में एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इधर भी भेज रहे हैं, इधर भी भेज रहे हैं, सभी डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, है कि नहीं, सभी डायरेक्शन में भेज रहे हैं सन। एंड बीइंग फार अवे फ्रॉम द सन, द अर्थ रिसीव ओनली वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी। ये जो सन एनर्जी इतना ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसका कुछ ही पोर्शन, बहुत लेस अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग बिजली को, हीट टेम्परेचर को अर्थ पे बहुत कम ही ले आ सकते हैं, क्योंकि इसका चारों डायरेक्शन में जाता है और ये काफी दूर होने की वजह से पूरा का पूरा वो रिसीव नहीं कर पाता है एनर्जी। एंड द सोलर एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज कॉल्ड द इनकमिंग, यानी जो यहां से एनर्जी चला सोलर एनर्जी से, और ये जितना को रिसीव किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। चलो आगे, तो एयर टेम्परेचर क्या है, सन सोर्स है, सन कैसे यहाँ पे भेजता है, यहाँ पे देखेंगे इसका। अब आगे पढ़ेंगे। आगे देखेंगे सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन, वही जो इनकमिंग एनर्जी है जिसको सन से आता है जो एनर्जी, उसको या तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकमिंग सोलर
रेडिएशन, ISR, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ISR, जो सन से आता है, या फिर उसको इंसोलेशन कहते हैं, उसी को इंसोलेशन कहते हैं। एंड द एनर्जी दैट रीचेज द अर्थ पासेज थ्रू द एटमॉस्फेयर बिकमिंग रीच एंड अर्थ सरफेस। अब जैसे ही जो एनर्जी है अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करेगा क्या एनर्जी, तब ना अर्थ के सरफेस पे आएगा। तो जो यहाँ से पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को पास करके सब यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे आता है। द अर्थ सरफेस हाउएवर गेट्स हीटेड ऑन अब्सॉर्बिंग द एनर्जी। और ये जो एनर्जी जब अर्थ सरफेस पे आता है और अर्थ सरफेस इसको अब्सॉर्ब करता है तो हमारा जो अर्थ सरफेस है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। एंड द हीटेड सरफेस हीट हो जाता है, देन द स्टार्ट रेडिएटिंग हीट्स। और ये हीट जैसे ही खूब ज्यादा हीट होना शुरू होता है तो हीट से क्या निकलता है, रेडिएशन, और वही रेडिएशन रेडिएटिंग हीट हो जाता है। एंड द एयर अराउंड अस, जो हमारे आसपास के एयर्स हैं वो भी हीट होना शुरू हो जाते हैं। अराउंड अस तो हीटेड बाय द रेडिएशंस। हमारा अर्थ सरफेस उस एनर्जी सोलर एनर्जी से हीट हुआ, फिर हमारा जो अर्थ सरफेस है सोलर एनर्जी से हीट हुआ, उस सोलर एनर्जी से रेडिएशन निकला, रेडिएशन निकल के हवा में गया और हवा को फिर पूरा तरह से क्या कर लिया, गर्म कर दिया हवा को। और जैसे ही हवा गर्म करेगा वी यूज स्पेशल थर्मामीटर्स, हम लोग मेजर कर लेते हैं एयर का टेम्परेचर को कि कितना ज्यादा है, स्केल अप। एंड द स्केल मोस्ट कॉमनली यूज द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इज द सेल्सियस हो जाएगा, सेल्सियस स्केल होता है। नेम्ड आफ्टर द इन्वेंशन एंडर्स सेल्सियस, एंडर्स सेल्सियस जी, उन्होंने सेल्सियस का मेजरमेंट किया था, सॉरी इन्वेंशन किया था, और उन्होंने एयर के बारे में मेजरमेंट के बारे में बताया। इट इज आल्सो कॉल्ड द सेंटीग्रेड, इसको जो आप सेल्सियस स्केल कहते हैं जिसको, इसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जा सकता है। एंड द यूनिट इज रिटन एज द डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखा जाता है उसको, आप ये सब जानते हैं। ऑन दिस स्केल at the freezing point of the water is taken 0 degree and while boiling points of the taken so 100, यानी 0 डिग्री वाटर के बॉइलिंग का होता है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी वाटर 0 डिग्री पे क्या बर्फ बनना शुरू हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, बॉइल होना शुरू हो जाता है। एंड द हीटिंग ऑफ द टेम्परेचर हैज इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे ही एटमॉस्फेयर हीट होता है तो इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे क्या होता है कि द एयर वार्म्स एयर द वार्म्स एयर नियर द अर्थ सरफेस एक्सपैंड्स। अब जैसे ही अर्थ सरफेस पे जो भी हवा है, हीट रेडिएशन के वजह से बहुत ज्यादा गर्म होता है हवा, और गर्म होगा हवा तो हवा फैलना शुरू होगा, एक्सपेंड होना शुरू होगा, और जैसे एक्सपेंड होगा और साथ ही साथ हवा क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, यानी उसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जो जुड़े होते हैं वो डिटैच होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, है ना, एक दूसरे से डिटैच होने लगते हैं। एंड राइज, और वो ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। एज इट राइज इट ग्रेजुअली गेट्स कूल्ड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो गर्म जो हवा होती है वो ऊपर चली जाती है। क्यों, क्योंकि ऊपर जाके बाद वहां पे वो कूल्ड होती है, कूल्ड ठंडा होता है। एंड द कूल एयर बिकमिंग हैवी श्रिंक डाउन, और जो वहां पे हवा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर वो वापस नीचे आ जाता है। जैसे ठंडा हवा हुआ फिर नीचे आ गया, जैसे ठंडा हवा हुआ फिर, और यहां से गर्म हो रहा है तो एक साइकिल बन जाता है। यानी कि यहां से हवा ऐसे उठा ऊपर, हवा ऊपर उठा गर्म होके, फिर यहां से कूल हुआ, फिर नीचे आ गया, कूल होने के बाद नीचे, इधर से भी कूल होने के बाद नीचे, है ना। यहां से देखो ऐसे ऐसे हवा उठा मान लेते हैं, और हवा उठने के बाद इधर से फिर कूल होने के बाद नीचे आ गया, फिर वापस इधर भी नीचे आ गया, आपका ये नीचे आ गया, और फिर वापस यहाँ पे टेम्परेचर है तो फिर से वापस ऐसे, यानी एक साइकिल बन जाता है, ये है ना, एक साइकिल बन जाता है। एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे द एयर बिकमिंग हैवी श्रिंक डाउन एंड दस द वार्म्स एयर राइज फ्रॉम द सरफेस एंड कूल फ्रॉम द अबव कम्स डाउन रिप्लेस इट, एंड दिस रिजल्ट इज साइक्लिक मूवमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर नियर द अर्थ सरफेस, ऐसा हो जाता है।
आई होप कि इतना समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएशन इन टेम्परेचर, अच्छा ये देख लीजिए, फिगर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। ये जो फिगर है ये क्या है, हीटेड सरफेस है। देखिए यहाँ पे हीटेड सरफेस, यहाँ से रेडिएशन निकलेगा और रेडिएशन इस हवा में जाके क्या करेगा, कूल करे, उसको वार्म करेगा। राइजिंग वार्म से एयर एकदम लाइट हो जाता है और एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से ये बढ़ना ऊपर शुरू हो जाएगा। ऊपर जैसे ही जाएगा, आप जानते हैं कि ऊपर जाने के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, और जैसे घटेगा तो यहाँ पे एयर ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे कूल्ड एयर होगा, कूल्ड एयर, और कूल्ड एयर ऐसे वापस फिर इधर ही आ जाएगा, कोल्ड एयर वापस ऐसे ही आ जाएगा। तो ये एक साइक्लिक एयर प्रेशर का वो बन जाता है। ठीक है, चलो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब टेम्परेचर में वेरिएशंस कैसे होता है इसको सीखते हैं। देखिए वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे होता है। द टेम्परेचर एट द पर्टिकुलर प्लेस डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। एक जगह का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा एक ही जैसा रहे, कोई जरूरी नहीं है। इट्स वेरियस विथ द टाइम ऑफ द डे एंड टाइम ऑफ द ईयर। ये डे के हिसाब से भी चेंज हो सकता है, ईयर के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, आप प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस। ये वेरिएशंस कैसे होता है, इन द इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेस, जब सन के रे यहाँ पे पहुंचते हैं, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, जितना देर ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट रहता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्ड्स एट द प्लेस ऑन द पर्टिकुलर डे कैन यूज टू द कैलकुलेट द मीन। उसका एक जगह पे जितना देर तक सन आया तो सबसे हाई डिग्री टेम्परेचर लाया, और फिर गया जब तो सबसे लो टेम्परेचर डिग्री लाया। तो जो हाई डिग्री टेम्परेचर लाया था और जो लो डिग्री टेम्परेचर आया था, उसी के बीच का जो एवरेज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज टेम्परेचर फॉर दैट द डे, यानी उस दिन के लिए एवरेज टेम्परेचर ये है। फॉर द एग्जाम्पल, सपोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एट अ प्लेस ऑन अ सर्टेन डेज आर 36 डिग्री, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री है, मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्रीज है, ये रिस्पेक्टिवली है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर, ये मिनिमम टेम्परेचर। तो बताइए कि उस डे का जो है टेम्परेचर, इसको डिवीजन करेंगे दोनों को ऐड करके तो एवरेज निकलेगा, और जो एवरेज रिजल्ट निकलेगा 30 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीन टेम्परेचर बोल देंगे, या फिर उसी प्लेस का जो है दैट डे का टेम्परेचर मीन टेम्परेचर। सिमिलरली और भी ऐसा कई सारा एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं। इसको रेस आता है, वर्टिकल रेस आता है, यहाँ पे कम टेम्परेचर पड़ता है, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, उस वजह से आप देख सकते हैं। चलो अब जैसे हम लोग टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, ऑन मे कैलकुलेट मीन मंथली, मीन एनुअली, ये हम लोग डे वाइज भी कर सकते हैं कैलकुलेट, मंथली भी कर सकते हैं कैलकुलेट, एंड एनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस द डिफरेंट बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर गिवन द रेंज ऑफ द टेम्परेचर। इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ द टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द टेम्परेचर, कि रेंज क्या था टेम्परेचर का। तो यही हाईएस्ट इतना था, लोएस्ट इतना था, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 12। तो रेंज, टेम्परेचर रेंज पता चल गया। तो दो टर्म सीखे यहाँ पे, एक एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री आया था। पूछेंगे रेंज ऑफ द टेम्परेचर, रेंज ऑफ द टेम्परेचर क्या, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 2, यानी दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो एवरेज रेंज टेम्परेचर होगा, है ना। तो आप समझ गए। दिस डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर्स ऑफ द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर इज एनुअली रेंज टेम्परेचर। एनुअली रेंज टेम्परेचर कैसे बनता है, तो एक साल का जो सबसे गर्म वर्ष रहा और एक साल का जो सबसे ठंडा वर्ष रहा, सॉरी सबसे ठंडा मंथ्स रहा, तो इन दोनों के बीच का जो गैप्स होगा
उसी को बोलते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आल्सो वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टेम्परेचर वेरीज, अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं टेम्परेचर। मेनली ड्यू टू वेरिएशंस इन लैटिट्यूड्स, ऊंचाई के हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं। सॉरी लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स का मतलब आप ये जो जानते हैं ये लाइन जो है ये क्या है, लैटिट्यूड्स है। तो अलग अलग लैटिट्यूड्स पे क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर होता है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे टेम्परेचर घटेगा। तो टेम्परेचर लैटिट्यूड्स के हिसाब से चेंज हुआ। एल्टीट्यूड्स के हिसाब से, यानी ऐसे ये हाइट है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा ये ऊपर में उससे कम होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा, इस तरह से टेम्परेचर यहाँ पे सबसे कम होगा एल्टीट्यूड के हिसाब से। और दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल। जैसे यहाँ पे सी लेवल है, मान लीजिए सी लेवल है, हमारा घर यहाँ पे और एक आदमी का घर यहाँ पे, तो यहाँ से जो इसका डिफरेंस है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा और यहाँ से जो इसका डिफरेंस है, यहाँ का जो टेम्परेचर है इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। ठीक है, और जिसका घर यहीं पे है तो इसका टेम्परेचर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ कम होगा, इसके रिस्पेक्ट में तो और ही कम होगा। तो जिस हिसाब से सी के लेवल से डिस्टेंस है उस हिसाब से भी टेम्परेचर वेरीज करता है। तो वेरीज तीन तरह से कर सकता है टेम्परेचर, लैटिट्यूड्स के हिसाब से, एल्टीट्यूड्स के हिसाब से और डिस्टेंस ऑफ द सी के हिसाब से। इसमें तीन चीज आपको पढ़ना है कि जब भी हायर लैटिट्यूड्स ऑफ द प्लेस एंड लोअर टेम्परेचर, आपको बता चुके हैं ये है, यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 से इधर ऊपर जाएंगे हायर लैटिट्यूड्स 2, 3, 4, 5, 10, इधर भी 2, 3, 4, 5, 10, इधर हायर एल्टीट्यूड हो गया। तो जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे आपको टेम्परेचर क्या होगा, लोअर टेम्परेचर होगा। अगला है हायर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होता है, हायर एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स भाई ये पर्वत का जो है हायर एल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर, जितना हायर इसका एल्टीट्यूड्स होगा उस जगह पे क्या होगा, टेम्परेचर लोअर होगा। ये सब पढ़ चुके हैं। जितना डिस्टेंस होगा वहां पे उतना ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। सिंपल बात है। चलो इतना तो सीख ही चुके हैं। अब अगला है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स क्या है, आसान है, कुछ नहीं। जब हमारे पृथ्वी पे टेम्परेचर आते हैं या हीट सेंसिटिव जो या रेडिएशंस होते हैं सन से, वो आते हैं अर्थ सरफेस पे। ठीक है, देखिए क्या लिखो, यू मस्ट नो द सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी से हीट्स अप द अर्थ सरफेस, जो हीट्स अप सरफेस होते हैं उससे हमारे जो रेडिएट्स निकलते हैं वो हीट होते हैं, और हीट रेडिएट्स जो निकलते हैं वो आसपास के जो हवा है उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रेजेंट है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस रेडिएशन को, जो अर्थ के सरफेस से हीट रेडिएशन से निकला, उस अर्थ को हीट रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। और कैप्चर कर लेता है तो हीट गेट्स ट्रैप्ड, वो जो हीट होता है उसको ट्रैप्ड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड दिस इफेक्ट इज सिमिलर टू हीटिंग ऑफ द ग्रीन हाउस। यानी ग्रीन हाउस क्या करता है, टेम्परेचर को अपने में फंसा लेता है, हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है। Hence is known as the greenhouse effect। और यही जब टेम्परेचर कई इस तरह का करते हैं और ग्रीन हाउस हीटिंग, अब जहां पे जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वहां पे उतना ज्यादा हीटिंग होगा, और हीटिंग होगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया कि जो अर्थ पे जितना भी रेडिएशंस आते हैं सन से, वो सारे ट्रैप्ड हो जाते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, हीट ट्रैप हो जाते हैं। उस हीट की वजह से हम लोगों को गर्मी लगता है, तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड विदाउट दिस टैपिंग ऑफ हीट द अर्थ वुड हैव बीन सो कोल्ड एट नाइट। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको कैप्चर नहीं करेगा इस रेडिएशन को, तो हमारा जो रात होगा, क्योंकि जितना आएगा सरफेस पे सारा का सारा चला जाएगा वापस, तो जब कोई रहेगा ही नहीं, कुछ भी हीट वगैरह बचेगा ही नहीं, तो रात में आपको कितना गर्मी लगेगा सोचिए, सॉरी ठंडा लगेगा, क्योंकि हीट यहाँ पे है ही नहीं,
सारा का सारा सिर्फ ठंडा ही बचा है। तो इस चीज से बचाने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए काम का चीज है, खराब नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा तो दिक्कत है भाई। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो उस वजह से ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस गैस कितना इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ रहा? हाँ, अगर यू में the green plants absorbs carbon dioxide and release oxygens during the photosynthesis, ये सब तो आप जानते हैं। And however the human pollution is growing, we are cutting down more and more trees, ये सब कारण है इसका। And we are clearing forest to use land, buildings वगैरह, agriculture, and our factories, vehicles, and emitting too much carbon dioxide, emitting too much carbon dioxide। यहाँ पे देख सकते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक को मेजर करने का मरकरी ट्यूब्स कैसे होता है। मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द ईयर बिफोर, इन अदर वर्ड्स जितना ज़्यादा व्हीकल्स चलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उतना एवर प्रोड्यूस होगा, उस वजह से ज़्यादा हीट ट्रैप होगा, ज़्यादा हीट ट्रैप होगा तो ज़्यादा डे पर डे गर्मी बढ़ते जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी आर इंक्रीजिंग द एमिशन, जब हम लोग इंक्रीजिंग ऑफ एमिशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज होता है, बट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रीज, और ये रिड्यूसिंग, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, इधर से ट्री भी बढ़ा रहे हैं तो बैलेंस कर देगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, इसको काटते जा रहे हैं, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा कमेगी, और क्या होगा फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, यहाँ पे जो हीट ट्रैप वाला जो मशीन है वो ज्यादा जल्दी से चलना शुरू होगा और ज्यादा ट्रैप करेगा, जितना ज्यादा ट्रैप करेगा उतना ज्यादा आपको गर्मी लगेगा, समझ गए बात को। एंड दिस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the air as the result of greenhouse effect is increasing the gradually, और ये जब ऐसा होता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, एंड काजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स टू राइज। अब जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा ट्रैप कर रहा है, हीट को ट्रैप कर रहा है, इतना ट्रैप कर दिया, पूरे दुनिया में ट्रैप कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड हीट को, तब हीट पूरे दुनिया में एक साथ पूरा ग्लोबली बढ़ जाएगा, और जैसे ही हीट बढ़ेगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कि ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबली टेम्परेचर किस वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो जो ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल का वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गया तब क्या होगा, सोचना कॉमन सेंस। ये जो ग्लोबल का टेम्परेचर का बढ़ना होता है इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। इट इज feared that the continuous global warming many causes such as the polar ice, जैसे आपको बताया था ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर में पोलर्स, यहाँ पे बहुत सारा आइस कैप है, यहाँ पे भी आइस कैप है। अगर गर्मी पड़ेगा तो ये सब आइस ग्लेशियर्स वगैरह जो है सब पिघलना शुरू होगा, ऐसे ऐसे करके सब कहाँ पे जाएगा, सब अर्थ पे ही आएगा। And if melt it happens, the water level of the oceans will rise, और समुद्र का जल स्तर जो है वो पानी का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लेशियर्स मेल्ट होके कहाँ जाएंगे, सब समुद्र में ही तो जाएंगे ना। समुद्र में जाके आपको उसका लेवल बढ़ा देंगे, और लेवल जैसे बढ़ेगा तो आइसलैंड होगा जो भी समुद्र के अंदर छोटा छोटा, और कोस्टल एरियाज जैसे गेट सबमर्ज्ड, जैसे चेन्नई हो गया, ऐसे करके भारत बनाएंगे। यहाँ पे तमिलनाडु मिलेगा, यहाँ पे इधर बॉर्डर पे चेन्नई मिलेगा, केरला, गोवा, ये सब मिलेगा। क्या है ये सब, कुछ आने वाले कुछ समय में ये डूब जाएगा। क्यों डूबेगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्टिंग हो रहे हैं, तो लेवल वाटर लेवल ऑफ सी इंक्रीज होगा, और इंक्रीज की वजह से आइसलैंड हो, श्रीलंका वगैरह सब डूब जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना इसका खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। इसीलिए वी कलेक्टिवली डू द ग्लोबल वार्मिंग, हम लोग कुछ इसके बारे में कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगा सकते हैं, तो शायद बच सकते हैं। ऐसा कोई उपाय नहीं।
चलिए आगे का। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड के बारे में बात करेंगे। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो एटमॉस्फेरिक विंड ये सब नेक्स्ट में बना देते हैं, ठीक है।